नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत की आर्थिक दुर्दशा से अत्यंत दुखी थे। रानडे के निर्देशन में उन्होंने आर्थिक प्रश्नों का गहरा अध्ययन किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब तक देश में व्यापक आर्थिक सुधारों का सूत्रपात नहीं किया जाता तब तक भारत की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की कल्पना करना व्यर्थ है। गोखले का आर्थिक दृष्टिकोण आर्थिक विचारधाराओं के पूर्वाग्रह से नहीं अपितु भारत की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। दादाभाई नौरोजी, रानडे, जीवी जोशी और रोमेश दत्त जैसे तत्कालीन अग्रणी अर्थशास्त्रियों से गोखले अत्यंत प्रभावित थे। गोखले दादाभाई नौरोजी के इस मत से सहमत थे कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत से आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन की ओर भारी बहाव हो रहा है, यानी भारत से ब्रिटेन जा रहे हैं। वेल्बी आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य और बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने भाषणों में उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की मांगों का दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया। गोखले के आर्थिक विचारों को कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला बिंदु है भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोखले की यह मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सैनिक विषयों पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है, जिसका भार भारत की जनता को वहन करना पड़ता है। वेल्बी आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में उन्होंने स्पष्ट मत व्यक्त किया कि भारत में कुल राजस्व व्यय और सैनिक व्यय का अनुपात यह स्पष्ट करता था कि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में सैनिक मामलों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा था। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति की कि शांति काल में भी भारत में भारी भरकम सेना का निर्वाह किया जा रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि सैनिक व्यय में कमी के लिए भारत में रिजर्व सेना की व्यवस्था की जा सकती है, जिसे आक्रमण या युद्ध के समय काम में लिया जा सके तथा शांति काल में भारी संख्या में सेना का निर्वाह न करना पड़े। उन्होंने भारतीय सेना के भारतीयकरण को भी उपयोगी बताया। उनके अनुसार इससे एक और सैनिक व्यय में कमी होगी, क्योंकि सरकार अंग्रेज अधिकारियों को दिए जाने वाले भारी भरकम वेतन और भत्तों के बोझ से मुक्त हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर इससे शिक्षित भारतीय नौजवानों को सेना में अधिकारियों के रूप में भर्ती द्वारा रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा बिंदु है जनता पर करों के बोझ को कम करने का आग्रह। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से बहुत शुभ थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने सरकार की कर नीति की कड़ी आलोचना की। 1902 में अपने बजट भाषण में उन्होंने काउंसिल के वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में दिखाए गए अधिशेष को अत्यंत आपत्तिजनक माना और दृढ़ शब्दों में कहा कि यह अधिशेष भारतीय जनता की प्रति दोहरा अन्याय था। इससे एक और यह व्यक्त किया हो रहा था कि जनता पर करों का आवश्यकता से अधिक भार डाला जा रहा था, जबकि वह पहले से ही अनेक प्रकार के कष्टों और आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त थी। दूसरी ओर सरकार द्वारा अर्जित आय का अधिकांश हिस्सा जनता के लिए कल्याणकारी गतिविधियों में व्यय करने की अपेक्षा सरकारी तंत्र और सेना को चलाने में व्यय किया जा रहा था। उन्होंने जनता पर करों का भारी बोझ लादने और इस प्रकार जनता के कष्टों में वृद्धि करने को सरकार के नकारात्मक वित्तीय दृष्टिकोण का एक उदाहरण माना। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए, जैसे अकाल के समय भू राजस्व में माफ़ी, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती कपड़े के उत्पादन पर आबकारी ड्यूटी की समाप्ति तथा नमक पर कर की दरों में कमी आदि बताया। अगला मुक्त व्यापार की नीति के प्रति
संदेह या संशय। अपने उदारवादी आग्रहों के बावजूद गोखले आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेपवादी नीति के समर्थक नहीं थे। वे मुक्त व्यापार की नीति को भारत में लागू किए जाने के गंभीर व्यवहारिक दुष्परिणामों से अवगत थे। वे ये मानते थे कि मुक्त व्यापार अन्य उदारवादी मूल्यों यथा मानव मात्र के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्वतंत्रता आदि जैसा पवित्र नहीं था, जिससे कि सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाना उचित हो। उनका मत था कि हर देश के संबंध में मुक्त व्यापार की नीति को लागू करना सैद्धांतिक दृष्टि से तभी उचित हो सकता था जबकि दुनिया के प्रत्येक देश में औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण कर लिया गया हो। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि जब तक किसी देश में आर्थिक विकास की न्यूनतम अवस्था प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक उसे मुक्त व्यापार की प्रतियोगिता में धकेलना किसी भी प्रकार न्याय सम्मत नहीं है। उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तब मुक्त व्यापार की नीति के भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़े विनाशकारी परिणामों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, कंपनी द्वारा जानबूझकर जनता के उद्यमों को नष्ट किया गया। तब विदेशी उत्पादकों के लिए बजट बाजार तैयार किया गया। कंपनी की स्वार्थी आर्थिक नीतियों के गंभीर दुष्परिणाम भारत की जनता को भुगतने पड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का लक्ष्य यह था कि भारत को केवल कच्चे माल का उत्पादन करने वाला कृषि प्रधान देश बना दिया जाए तथा कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए यह कारखाने स्थापित नहीं होने दिए जाएं। इंग्लैंड ने हम पर मुक्त व्यापार की नीति थोप दी तब भारत की अनऔद्योगिकृत अर्थव्यवस्था की विश्व के औद्योगिक देशों से नियंत्रणहीन प्रतियोगिता के द्वार खोल दिए। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मुक्त व्यापार की नीति के द्वारा भारत में लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को विदेशों में बड़े कारखानों द्वारा तैयार माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप कुटीर व लघु उद्योग नष्ट हो गए तथा इनमें लगे हुए लोग या तो बेरोजगार हो गए या उन्हें कृषि पर पूर्णतः निर्भर हो जाना पड़ा। गोखले के अनुसार इस नीति का और अधिक विनाशकारी पक्ष यह था कि भारत में औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के कोई प्रयत्न नहीं किए गए तथा नई तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा का प्रसार के लिए कोई कार्य किया गया। परिणाम यह हुआ कि यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति का दंड तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लघु उद्योगों या ग्रामीण दस्तकारी व शिल्प के विनाश के रूप में भुगतना पड़ा, किंतु औद्योगिकरण के लाभों तथा उद्योगों का विस्तार, औद्योगिक रोजगार में वृद्धि आदि से भी भारत को वंचित होना पड़ा। अब बढ़ते ग्रामीण कर्ज यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता। गोखले ग्रामीणों विशेषतः कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी। वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन के समुचित साधनों को उपलब्ध कराने तथा विपणन के स्तर पर कृषकों के हितों का संरक्षण करने के संदर्भ में राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। वे इस तथ्य से अवगत थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषिगत और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से अथवा अन्य व्यक्तिगत स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, जो वे अपनी कृषि भूमि या अन्य संसाधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समाधान के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनिएशन बिल को गोखले ने एक नकारात्मक कदम बताया और उसका कड़ा विरोध किया। गोखले का सुझाव था कि सहकारी साख समितियों की स्थापना के माध्यम से
ग्रामीणों और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। अब भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। गोखले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों के विस्तार पर किए जाने वाले भारी व्यय के विरुद्ध थे। वेल्बी आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए जब गोखले का ध्यान आयोग के एक सदस्य ने इस ओर दिलाया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलों का प्रसार करके भारत के लिए एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार किया, तब गोखले ने बिना संकोच के उत्तर दिया कि ऐसा करने में ब्रिटिश सरकार का मंतव्य भारत के औद्योगिक विकास का मार्ग खोलना नहीं, अपितु भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना और ब्रिटिश औद्योगिक हितों को प्रोत्साहन देना। गोखले की इस आलोचना का अर्थ ये नहीं था कि वो भारत में रेलों के विकास के बिल्कुल विरुद्ध थे। वे केवल इस ओर संकेत दे रहे थे उस समय रेलों के विकास को प्राथमिकता दिया जाना उचित नहीं था। गोखले रेलवे के विस्तार की नीति के इस कारण विरोधी थे कि ब्रिटिश सरकार की जनता के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में धन व्यय करने तब भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने को समुचित प्राथमिकता देने की अपेक्षा अपने हितों की पूर्ति के लिए रेलवे के विस्तार पर भारी धन व्यय कर रही थी। गोखले के आर्थिक विचारों का सार इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित करना चाहते थे तथा औद्योगिकरण की ऐसी प्रक्रिया को अपनाना चाहते थे जिसमें आम जनता के हितों की अधिकाधिक पूर्ति हो तथा भारतीय संसाधन विदेशों में निष्क्रमित होने की अपेक्षा भारतीय जनता के रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान का साधन बने। गोखले भारत में कृषि को भी सुदृढ़ आधार प्रदान करने के पक्ष में थे, तो इस दृष्टि से वे कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए राजकीय संरक्षण की नीति और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता से सहमत थे। धन्यवाद।